इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमने ना अभी सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ा। तो मैटर में ये था कि मैटर जो है वो बेसिकली 3 तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये देखा हमने, जो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स वाला चल रहा है। अच्छा, अब उसके बाद अब ये है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो प्योर का अगर मतलब देखा जाए तो प्योर का मतलब क्या होता है? साफ सुथरा, पवित्र, ठीक है, शुद्ध। तो ये प्योर का मतलब हुआ। अब हम ये कहेंगे कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो हम ये कहेंगे कि नहीं प्योर नहीं है, इम्प्योर है। इम्प्योर मतलब अपवित्र हो गया, गंदा हो गया, नहीं। हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ में, अगर किसी भी सब्सटेंस में एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर वो सब्सटेंस बना हुआ है, तो उसको केमिस्ट्री के टर्म्स में उसको बोला जाएगा प्योर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, या हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक ही टाइप के होंगे, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो सब एक ही टाइप के होंगे। कार्बन के अंदर कार्बन के ही एटम्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, तो उसको बोलेंगे प्योर है, ठीक है। अब हमने ये कहा कि उसके अंदर कुछ और मिक्स कर दिया हमने। फॉर एग्जांपल कार्बन में अगर ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको मैं क्या बोलूँगा, वो इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ गया, वो प्योर नहीं है। वो प्योर क्यों नहीं है? प्योर का मतलब है एक ही तरीके के सब्सटेंसेस अगर मिलकर बने हुए हो तो वो प्योर कहलाता है। हाँ, वाटर भी इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है? H2O, तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। तो जहाँ पर भी कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का, तो वो जो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम बोल देते हैं कि कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, कंपाउंड बन गया। तो वो प्योर नहीं होता, कभी भी वो इम्प्योर कहलाता है। तो प्योर और इम्प्योर का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, तो हमें वही देखना है इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमारे चारों तरफ जितना भी मैटर है वो प्योर है या नहीं है, और अगर प्योर है तो वो कौन कौन सी चीज़ें जो प्योर की कैटेगरी में आती हैं, और कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो इम्प्योर की कैटेगरी में आते हैं, वही सारी चीज़ें हमको देखनी है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं जो हमको इस चैप्टर में देखने हैं। नोट कीजिएगा, all the matter around us is not pure. All the matter around us is not pure, full stop. The matter around us is of two types. हाँ हाँ, the matter around us is of two types. Pure substances and mixtures. Pure substances और second है mixtures. प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स, ये हो गया। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में आप नोट कीजिए, और प्योर सब्सटेंसेस वन विच इज मेड अप ऑफ pure substance is one which is made up of only one kind of particles, made up of only one kind of particles. These particles may be atoms or molecules. ये जो particles हैं
ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अब इन दोनों में अंतर क्या क्या है? जो प्योर सब्सटेंसेस लिखा है यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। अब सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। इसी में लिखना है प्योर सब्सटेंस में, ऑल द एलिमेंट्स and compounds are pure substances. All the elements and compounds are pure substances. Full stop. Thus, all the elements like hydrogen, thus all the elements like hydrogen, hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, oxygen, nitrogen, chlorine, hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, etc. are pure substances, etc. are pure substances. Are pure substances. Are pure substances. उसके बाद similarly all the compounds such as, next part लिखें, similarly all the compounds such as water including ice and steam, water ब्रैकेट में लिखिएगा including water including ice and steam, carbon dioxide, sodium chloride, carbon dioxide, sodium chloride, sugar, etc. are pure substances. ये भी प्योर होंगे। जो मैं कंपाउंड्स का बोल रहा था ना, मैं गलत बता गया आपको। कंपाउंड्स हैं वो मिक्सचर्स होते हैं, कंपाउंड्स भी प्योर की कैटेगरी में आएंगे। क्यों आएंगे वो बताता हूँ कि कैसे। आर प्योर सब्सटेंसेस। हाँ जी, देखिएगा ऐसा होता है कि यहाँ पर ना दो चीज़ें बताई गई, एक तो एटम्स और एक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब आप ये देखिएगा कि जब मैं एटम्स की बात करूँगा तो एटम्स की बात हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन की बात करी, मैंने कार्बन की बात करी या ऑक्सीजन की बात करी या नाइट्रोजन की बात करी। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, ठीक है। तो इसमें जब हम देखेंगे ना, तो इस पर जब हम देखेंगे तो ये ना एक ही तरीके के एटम से, जैसे कार्बन है तो कार्बन कार्बन के ही एटम से मिलकर बना होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ही एटम से मिलकर बना होगा, ठीक है। मान लीजिए हमने कहा कि एक कोई हमारे पास टेस्ट ट्यूब है या एक कोई छोटा सिलेंडर है, उसके अंदर हाइड्रोजन भरी हुई है गैस,
तो उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे और हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स होंगे। हाइड्रोजन के उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, तो एक ही तरीके के एटम्स से मिलकर अगर कोई चीज़ बनी है तो वो एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स में जैसे हमने कहा कि वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है या सोडियम क्लोराइड है, तो हमने ये कहा कि अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, वाटर H2O, तो H2O में अगर मान लीजिए किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है, तो उसके आप छोटे 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 जितने भी पार्ट्स करते चले जाइए। ठीक है, आप उसको छोटा 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 बहुत छोटे छोटे पार्ट्स कर दीजिए। आप कहिएगा कि एक बूंद है ना, दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं नहीं मैं तो इससे एक और छोटी बूंद बना दूंगा, मैं उसको और छोटे में स्प्लिट कर दूंगा। दूसरा बोलेगा कि नहीं मैं उनको भी और छोटा कर दूंगा। तो आप करते 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 वाटर के सबसे छोटे पार्टिकल तक पहुँच गए। तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है ना, आप कितना भी फिजिकली उसको तोड़ने की कोशिश करें, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग नहीं होगी। ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग केवल और केवल तभी होगी जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे, तब वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हाइड्रोजन आयन अलग और ऑक्सीजन आयन अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही अगर आप चेक करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं होंगे, फिजिकली नहीं होंगे। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि जो H2O है, H2O को आप छोटा 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 करते चले गए, तो जितना भी आप मैक्सिमम जितना आप छोटा कर सकते थे उतने छोटे पार्ट पर पहुंच गए। तो वो जो छोटा सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी कंपाउंड का, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, उसको बोल देते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट क्या है, ये सिंगल एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, तो एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट्स को तोड़ तोड़ कर सबसे छोटा जो पार्ट है, वो सबसे छोटा पार्ट इज कॉल्ड एटम, वो एटम कहलाता है। और जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, है ना, एक पर्टिकुलर रेशो होता है इसका भी, 1:8 बाई मास। मतलब अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन लूँगा तो मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा, तब जाकर वाटर बनेगा, नहीं तो बनेगा। ठीक है, तो इस रेशो में अगर हम कंबाइन कराते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो वाटर बन जाता है। और फिर उसको कितना भी छोटा छोटा आप डिवाइड करें तो आपके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही आएंगे। तो कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, और एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट दैट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स हैं जितने भी, वो भी सारे प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे, और जो कंपाउंड्स है वो भी प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस। जैसे ये प्योर सब्सटेंसेस था, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस, यहाँ लिखिएगा ब्रैकेट में मिक्सचर्स। इम्प्योर सब्सटेंसेस ब्रैकेट में लिखिएगा मिक्सचर्स। यहाँ लिखें a mixture is one which contains two or more different kinds of particles. One which contains two or more different kinds of particles. A mixture is one which contains two or more different kinds of particles. ब्रैकेट में लिखिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, फुल स्टॉप। उसके बाद नोट कीजिएगा a mixture contains two or more pure substances mixed together. Mixture contains two or more pure substances mixed together. Mixed together, full stop. Example,
salt solution, sugar solution, salt solution, sugar solution, comma, milk, sea water, air, etc. Sea water, air, etc. तो आप ये देखिए, a mixture is one which contains two or more different kinds of particles, atoms और molecules. तो एक मिक्सचर क्या होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, चाहे फिर वो एटम्स हो अलग अलग तरीके के, चाहे फिर वो मॉलिक्यूल्स हो अलग अलग तरीके के, ठीक है। लेकिन अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स का अगर हम मिक्सिंग करा देते हैं तो वो बन जाता है मिक्सचर, और उसी को वो मिक्सचर जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। अब देखिएगा, a mixture contains two or more pure substances mixed together. एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनता है? आपने पानी लिया, किसी ग्लास में आपने पानी लिया और पानी में आपने नमक मिला दिया, ठीक है। तो पानी क्या है? H2O। H2O क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड है H2O। उसके अंदर आपने सॉल्ट मिला दिया। सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड वो सॉल्ट होता है जो हम खाते हैं, खाने का जो नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो उन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने पर कोई कंपाउंड थोड़ी बना दिया हमने नया, ठीक है। तो मिक्स करने पर हम ये कहते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब ये क्या है कि इसको ना मिक्सचर कैसे है, वो कैसे पता चलता है, उसका तरीका ये है। और कंपाउंड कैसे है, वो कैसे पता चलेगा? अब कंपाउंड को कैसे, वाटर है, वाटर को खूब आप फिजिकल मेथड जो मतलब हम लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उस मेथड से आप उसको तोड़ने की कोशिश करो तो आप तोड़ नहीं पाओगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन मिक्सचर को बड़े आराम से करा जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने क्या करा, आपने अपने घरों में प्रेशर कुकर देखा होगा। प्रेशर कुकर क्या काम करता है? प्रेशर कुकर किसी भी चीज़ को हमने डाल दिया, मान लीजिए हमने छोले या चना वगैरह कुछ डाल दिया उसके अंदर, तो पानी भर दिया। पानी भरने के बाद प्रेशर कुकर लगा दिया। अब प्रेशर कुकर का क्या काम है? प्रेशर कुकर में हमेशा ये देखिएगा कि जो प्रेशर कुकर का जो ढक्कन होता है ना, जो लिड होती है उसके साइड में एक रबर का पूरा एक रिंग लगा रहता है, ठीक है। अगर वो रबर का रिंग नहीं लगा हुआ है तो प्रेशर कुकर काम नहीं करेगा। काम तो कर दो ना, सब्जी तो गर्म हो ही रही है, सब्जी तो फिर कढ़ाई में भी गर्म हो जाती है। प्रेशर कुकर की ज़रूरत क्या है? वो ज़रूरत समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये प्रेशर कुकर है, इसके ऊपर ढक्कन लगा रखा है और यहाँ इसके ऊपर ये विसल होती है इसकी, ठीक है। अब नीचे से फ्लेम लगी हुई है, थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं, अच्छा इसके अंदर कोई भी चीज़ है, पानी भरा हुआ है पूरा इस लेवल तक, ऊपर तक पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर छोले हैं। तो छोले जो होते हैं बड़े सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। उसको अगर कच्चे छोले को दांत से चबाने की कोशिश करोगे, दांत टूट जाएगा, छोला नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ज़रूरत क्या पड़ती है कि गैस थोड़ी कम खर्च हो। तो उसके लिए क्या होता है कि भाई अगर छोले खाने हैं तो रात में 7-8 घंटे के लिए भिगो दिया। भिगोने के बाद अगले दिन उसको प्रेशर कुकर में डालना। तो छोले जो हैं, छोलों की जो एक्सटीरियर स्किन है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। फिर जब प्रेशर कुकर के अंदर उसको डालते हैं, प्रेशर कुकर में डालने के बाद में फिर होता क्या है कि यहाँ पर एक विसल लगी हुई है और काफ़ी हैवी होती है। वो विसल ऐसी हैवी होती है कि आप ऐसे उछालोगे तो आपको लगता है कि यार है तो छोटी सी, लेकिन वज़न बड़ा कंसनट्रेटेड हो रखा है इसके अंदर। तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा दबा कर प्रेस करके बहुत ज़्यादा मेटल इंसर्ट करा जाता है उसमें, ताकि वो हैवी हो जाए। हैवी क्यों बनाया जाता है? हल्की सी विसल भी तो बना सकते हैं। हल्की सी विसल का क्या फ़ायदा होगा? अब बताता हूँ फ़ायदा और नुकसान क्या है। जो ये विसल होती है, अगर इसको विसल को हटा दिया जाए तो आप देखेंगे कि इस तरीके का ऐसे एक छोटा सा आपको पाइप नज़र आएगा,
और उस पाइप में यहाँ एक बारीक सा होल होता है, एक इस तरफ और एक ठीक इसके पीछे की तरफ बारीक सा होल होता है। अब आप ये देख लीजिए कि जैसे कभी पाइप होता है ना, पाइप उसको हमने टैप में जॉइन कर दिया, पानी चालू कर दिया, तो पाइप में से पानी ऐसे ही बह रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। अब आपने क्या करा, पानी निकलने की जगह को कम कर दिया, आपने दबा दिया पाइप को आगे से थोड़ा सा, ठीक है, कुछ उंगली अटका देते हैं कुछ बच्चे, है ना, और आपने इतनी सी जगह छोड़ दी पानी निकलने के लिए। अब पानी का प्रेशर बढ़ गया। कैसे बढ़ गया प्रेशर? प्रेशर इस वजह से बढ़ गया कि भाई पानी तो वो पूरी इतनी मोटी ट्यूब है, वो पूरी की पूरी ट्यूब आ रही है, तो वो तो पूरा ट्यूब का एरिया घेर रखा है, पानी ने पूरा कवर कर रखा है। तो पानी अब, हाँ बता रहा हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं उसको। हमने उसका इतना सा अपने एरिया उसका छोड़ दिया कि यहाँ से निकल बेटा तो बस, ठीक है, तो सारा का सारा पानी वहीं से निकलना चाहेगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कुछ धुलाई उलाई करनी होती है तो ऐसे करते हैं ना, पाइप से करते हैं, तो आगे से उसकी नोजल को बहुत छोटा सा छोड़ देते हैं। तो वही काम यहाँ पर है। अब अगर इसका ढक्कन हटा दिया हमने तो ये छोले उबलते रहेंगे। हाँ भाई, छोले बने कि नहीं बने, बन जाएंगे। हो रहा है धीरे धीरे धीरे, 1 घंटा 1.5 घंटा लगते हैं, मैं 2-2.5 घंटे छोले बनने में लगता है, ऐसे ही नहीं बन जाते छोले, ठीक है। कभी फिर कोई समझदार लेडी आई, उसने क्या करा, उसने ढक्कन लगा दिया, उसने कहा बेवकूफ़ हो, प्रेशर कुकर का फ़ायदा क्या है, तो लगाया उसको, वो पूरा साइड में जो है रबर जो लगी रहती है इस वजह से कि जरा सा भी जो स्टीम बन रहा है वो स्टीम जरा सा भी बाहर से साइड से निकल ना जाए। नहीं निकला। अब स्टीम निकलने के लिए एक ही जगह छोड़ रखी है, इतना सा जो नोजल है वो यहाँ बना रखा है, इतना सा जो है वो होल दूसरी तरफ बना रखा है, ठीक है। उसको भी, उसके भी प्राण निकाल दिया आपने, उसकी इतनी हैवी विजल उसके ऊपर रख दी, वो बेचारा जो है उसको निकलने की जगह ही नहीं मिल रही है। लेकिन फिर धीरे 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 जब स्टीम जो है अपनी ताकत दिखाने पर आती है, जब वो गर्म होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है, अब या तो प्रेशर कुकर फटेगा, ठीक है, या फिर वो गैस निकलेगी, जो अंदर जो स्टीम बनी है वो निकलेगी। तो स्टीम ने ढूंढ लिया चारों तरफ से कि कहीं कोई रास्ता मिल जाए निकलने का बाहर, तो पहले स्टीम रास्ता ढूंढती है। तो यहाँ से अगर वो रबर की जो रिंग है वो प्रॉपर लगी हुई है, ठीक है, कई बार आपने देखा वो फचर फचर करके सब साइड से भी निकल जाता है, प्रेशर कुकर से पूरा गंदा हो जाता है इसका। तो इसका मतलब क्या है कि ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ है, या जो आपकी वो रबर है वो रबर ख़राब हो चुकी है। तो रबर बढ़िया लगी हुई है, तो इधर से तो वही स्टीम ने पूरी ताकत लगा ली, उसको निकलने की जगह नहीं मिली। फिर उसको ढक्कन के नीचे एक बारीक सा होल दिखता है कि अरे हाँ इधर जगह है, वो इधर से निकलती है स्टीम, पीछे वाले स्टीम के मॉलिक्यूल्स उसको धक्का देते हैं, निकल निकल निकल, ठीक है। अब वो उसको निकालने के लिए धक्का देने, उसको यहाँ से जगह मिल गई, यहाँ से जगह मिली, जगह नहीं मिल रही उसको, ठीक है, आगे ये लोहा अड़ गया, क्या करूँ, है ना। तो वो जो स्टीम के पार्टिकल्स हैं वो इतना प्रेशर लगाते हैं पीछे से कि उस विसल को ऊपर उठना पड़ता है, और जब विसल ऊपर उठती है तो ये जो नोजल है, ये नोजल दिस गेट्स एक्सपोज टू एयर, इसको एयर का एक्सपोजर मिल जाता है और फिर ये बाहर निकल जाती है, समझ रहे हैं, ये बाहर निकल जाती है। तो जब ये चीज़ बाहर निकलती है तो तब जो है अंदर के जो छोले हैं और अंदर का जो एटमॉस्फेयर बड़ा रिलैक्स महसूस करता है, निकल गया, एक्सेस प्रेशर जो था वो बाहर निकल गया। तो इसमें होता क्या है कि ये जो प्रोसेस था ना, जिस प्रोसेस में वहाँ फाइटिंग चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमने एक चीज़ बायोलॉजी में भी पढ़ी थी, स्टोमेटा पढ़ा था, प्लांट सेल्स में ही पढ़ा था। तो कोई ना कोई पौधा ही लगता होगा इसका, छोलों का, ठीक है, वेजिटेरियन सोर्स है ना, तो कोई ना कोई पौधा ही लगता होगा, किसी पशु को काट कर तो छोले नहीं मिलते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वेजिटेरियन सोर्स है, वेजिटेरियन सोर्स ऑफ फूड है, तो उसका जो स्टोमेटल कवरिंग होती है बड़ी हार्ड होती है, प्लांट सेल्स में स्टोमेटल कवरिंग बड़ी हार्ड होती है। तो वो जो छोले हैं, वो छोले हमने वैसे भी देखा, अगर ऐसे फर्श पर हो टक से आवाज़ आती है कि बड़ा जैसे कोई पत्थर आपने फेंका हो, तो क्या होता है कि वो जो इतना ज़्यादा प्रेशर बना, तो वो जो स्टोमेटल ओपनिंग्स थी ना, उस स्टोमेटल ओपनिंग्स के अंदर भी जो बारीक बारीक सी ओपनिंग्स थी, उसके अंदर भी फिर वो स्टीम चली गई। वो स्टीम जब अंदर चली जाती है तो छोले डालते हैं इतने इतने फूल के, इतने मोटे मोटे निकलते हैं अंदर से, फिर आता है असली स्वाद, जब उसमें MTH का छोले मसाला डालते हैं, ठीक है ना, फिर स्वाद आता है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो है, ये जो मैं प्रोसीजर है, ये मैं प्रोसीजर आपको किस लिए बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमने क्या करा, हमने यहाँ पर वाटर जो है, हमने यहाँ पर वाटर इकट्ठा करा, और जो प्रेशर है, प्रेशर में इतनी ताकत है, स्टीम में इतनी ताकत है कि वो इतनी भारी विसल को ऊपर उठाकर और बाहर निकल जाती है, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर एक चीज़ और डाली जाती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मम्मी से मत पूछ लेना मम्मी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दिया छोले में कि नहीं, है ना, लग सकता है। हमको ये बोल देना कि वो बेकिंग सोडा डाला कि नहीं, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डाल देते हैं, तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, मतलब उसकी जो स्टोमेटल ओपनिंग्स हैं उसको थोड़ा सा खोलने का काम कर देता है, ताकि स्टीम आसानी से अंदर उसके एंटर हो जाए।
क्या चीज़? लिक्विड टू गैस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक, लिक्विड टू गैस प्रोसेस। लिक्विड टू गैस प्रोसेस, हाँ वही वाली तो चीज़ है। अब आगे सुनिए, अब आगे हमने क्या करा, ये जो प्रेशर कुकर है, ये जो प्रेशर कुकर है, इस प्रेशर कुकर में हमने विसल को हटा दिया, कभी करके देख लेना, विसल को हटा दिया। चलते हुए प्रेशर कुकर में होता था ना, हाथ जल जाएगा, है ना, वो पूरा जो उसका भाप है ना वो पूरा मुंह पर ही आ जाएगा एकदम ऊपर, तो उसको पहले हटा दिया, विसल को हटा दिया, वो छोटी सी इसकी जरा सा पाइप सा लगी, उसको चालू कर दिया। अब चालू करने के बाद में हम देख रहे हैं कि वो सब निकलता जा रहा है इधर पर, ठीक है। तो लगाया थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाला दिमाग, क्या करा, एक ट्यूब लेकर आ गए इसी के साइज़ की, मार्केट में मिल जाती है कि भैया इतने इंच की दे दो ट्यूब, इतने इंच की दे दो, मिल जाती है आराम से। उस ट्यूब को यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है, उस ट्यूब को यहाँ फिक्स कर दिया। अब फिक्स करने के बाद में क्या हुआ, आपने इसके अंदर पानी भर दिया, पानी भरा और पानी के अंदर लेके आपने इतना सारा नमक, एक कटोरी नमक लेकर पूरा पानी लिया, उसके अंदर मिक्स कर दिया और लेके चमचे से खट 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 आपने घोल दिया उसको। गर्म पानी में जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो फास्ट हो गई। अब आपने उसके अंदर सॉल्ट को घोल दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। उसको खाओगे एकदम आँख बंद हो जाएगी, नमकीन नमकीन सा ऐसा लगेगा एकदम, ठीक है, हो गया जी तैयार। फिर आपने क्या करा, अब आपने एक 2-3 बॉटल्स ले ली, 2-3 बॉटल्स ले ली, कांच की बॉटल ले ली, जिसमें आपने बर्फ़ जमा रखी है, उसमें आपने बर्फ़ जमा रखी है, और वो जो बॉटल्स हैं वो बॉटल्स एक बड़े से भगोने के अंदर आपने रख दी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भगोने की जितनी भी जो साइड की जो वॉल्स हैं वो ठंडी हो गई हैं, ठीक है, वो ठंडी हो गई। या फिर एक काम कर सकते हैं कि एक बड़ा भगोना लेकर उसके अंदर एक कटोरा रख दो बड़ा, लेकिन कटोरे के अंदर बर्फ़ मत रखना, कटोरे के चारों तरफ बर्फ़ रख देना। अब आप देखोगे एक जादू वाली चीज़ ऐसी आपको घर में देखने को मिलेगी। केमिस्ट्री लैब में भी अगर आप जाओगे प्रेशर कुकर रखा रहता है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर भी दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट करके। तो अब आपने क्या करा, इसकी विसल को हटा दिया, इसमें आपने एक पाइप लगा दिया, ठीक। अब यहाँ पर तो हो रखा है बहुत तेज़ गर्म, क्या चीज़ गर्म हो रही है, सॉल्ट सॉल्यूशन, नमकीन पानी, वो गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। और वो जो पाइप है, उस पाइप को आपने यहाँ से निकाला, उस पाइप को आपने ऐसे लगाया, ऐसे लगाकर लंबा सा पाइप ले लिया हमने इस तरीके से, और इसको एक बड़ा सा कंटेनर लिया, इस बड़े से कंटेनर में यहाँ पर एक कटोरा रख दिया बड़ा सा, वो रख दिया, और इसके इस तरफ इधर 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 बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ आपने चारों तरफ रख दी। और ये जो पाइप है, इस पाइप को आप यहाँ ले आए, ठीक है। इवेपोरेशन जो प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस ये होता है कि पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब वो पानी जो है वो स्टीम में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्ट उसके अंदर मिक्सड है, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट क्या है, सॉलिड है, सॉल्ट सॉलिड है। सॉलिड पार्टिकल्स की ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि हवा में उड़ने शुरू हो जाए, ठीक है। सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है टू गेट प्रेसिपिटेट डाउन, तो वो नीचे डिपॉजिट होना चाहता है। अब आपने क्या करा, प्रेशर कुकर कर रखा है मस्त चालू, यहाँ से निकल रही है गैस, तो जो गैस निकल रही है वो बेसिकली है क्या, वो सिर्फ वाटर वेपर है। लिक्विड के वेपर्स उड़ सकते हैं, सॉलिड के वेपर नहीं होते, पहली चीज़ ये, सॉलिड के वेपर नहीं होते, लिक्विड के वेपर होते हैं। तो वाटर वेपर उड़ना चालू हुआ, उड़ने के लिए उसको जगह नहीं मिली, वो यहाँ पर गया, यहाँ से निकलने की जो जगह मिली वो पाइप से कनेक्टेड है, पाइप से वेपर्स ऐसे आए 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 आए, ये आता चला गया आता चला गया आता चला गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम ये जानते हैं कि कोई भी जो वेपर्स हैं वो वेपर्स कब बनते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर अगर हो जाए पानी का तो वेपर तैयार हो जाते हैं। आपने इंस्टेंटली इसको यहाँ इसमें इस कटोरे में इंसर्ट कर दिया, और ये कटोरा भयंकर ठंडा हो रखा है, भयंकर ठंडा मतलब 0 डिग्री से भी नीचे है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पर जो वेपर्स मेरे को मिल रहे थे, जो स्टीम मिल रही थी, उसको इंस्टेंटली नेगेटिव में टेम्परेचर मिल रहा है, तो फटाफट फटाफट वो ठंडा होना शुरू होगा। और ठंडा होने का मतलब ये है, ठंडा होने का मतलब ये है कि वो 100 डिग्री से नीचे आ जाए, बस मुझे इतना ही चाहिए, मेरे को पानी मिल जाए, ठीक है। तो जैसे ही वो गर्म गैस, जैसे ही वो गर्म वेपर्स, जैसे ही इस एक्सट्रीमली चिल्ड बाउल को टच करेंगे तो क्या होगा कि वो एकदम से कंडेंस हो जाएंगे। इवेपोरेशन का रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो आप कंडेंसेशन, इवेपोरेशन दोनों एक प्रेशर कुकर, एक कटोरा, एक भगोना और थोड़ी सी आइस के टुकड़ों के हेल्प से कर सकते हो बड़े आराम से। अब इससे होगा क्या,
मम्मी लगा देगी चाटा कि भाई एक कटोरी नमक कहाँ गया, है ना। आप कहोगे रुक जाओ, अभी दे रही हूँ, नमक निकाल कर दे रही हूँ, मिल जाएगा, ठीक है। लड़कियाँ करती हैं जनरली ये एक्सपेरिमेंट किचन में, लड़के तो जाते नहीं हैं। लड़कों का काम क्या होता है, वो ठंडी बॉटल निकाल लेते हैं बस, और फिर खाली बॉटल रख देते हैं फ्रिज के अंदर। होता है कि नहीं होता है, ठीक है, फिर पिटते हैं, ये भी होता है काम। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से निकलना चालू हुआ, ये वेपर्स आए, ये वेपर्स सारे के सारे ठंडे होते चले गए। तो जितना भी आपने पानी लिया था, वो पानी के सारे वेपर बन कर पानी सारा यहाँ पर इकट्ठा हो गया, ठीक है। और जब आपने प्रेशर कुकर खोल कर देखा कि पानी अब आना बंद हो गया, अब कुछ गैस नहीं आ रही है, कुछ हो ही नहीं रहा, प्रेशर कुकर भी चुप पड़ा हुआ है, ठीक है। प्रेशर कुकर थोड़ा लाल होने लगा है, तो फिर आपने बंद करा कि भाई प्रेशर कुकर जल रहा है बिना मतलब, अब कुछ बचा नहीं है अंदर। तो फिर आपने उसको धीरे से खोल कर देखा, तो अंदर आपको पूरा का पूरा एक कटोरी नमक अंदर, लेकिन गर्म होगा वो नमक, है ना, तो वो आपको वहाँ पड़ा हुआ मिलेगा। तो ये फिजिकल प्रोसेस हो गया। फिजिकल प्रोसेस, इसके लिए आपको किसी लैब के इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस फिजिकल प्रोसेस से आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, आपने पहले क्या तैयार करा, पानी में नमक को घोल लिया, तो आपके पास पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार हो गया। और फिर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो सॉल्ट को अलग करना चाहता हूँ, मैं तो जो है वाटर को अलग करना चाहता हूँ, तो ऐसे करा जा सकता है। सेम चीज़, हलवाई लोग चाशनी बनाते हैं, जिसमें वो जलेबी डिप करते हैं और फिर खाते हैं, क्या स्वाद, वही चीज़। तो वो जो चाशनी है वो कैसे बनती है, वो ऐसी बनती है, पानी लिया और पानी के अंदर कुछ लोग तो गुड़ की चाशनी बनाते हैं, कुछ लोग जो है वो चीनी की चाशनी बनाते हैं। तो उसके अंदर चीनी को मिक्स करा, नीचे से फ्लेम चालू करी, वो गर्म करा, उसको चाशनी बन गई, ठीक है। तो ये, और जलेबी बनाना बड़ा आसान है, बना सकते हो घर में। तो खैर केमिस्ट्री की क्लास है, कुकरी क्लासेस नहीं चल रही है, पर कई चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ आपको, याद रहेंगी। शुगर सॉल्यूशन जो है, इसको चाशनी बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें भी यही काम करा जा सकता है कि चाशनी है, चाशनी को आपने प्रेशर कुकर में डाला, तो प्रेशर कुकर में डालने के बाद में, और फिर जितना भी पानी है वो इसी तरह से आएगा, यहाँ पर आकर कंडेंस होगा, पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। अंदर जो है, आप कहोगे नहीं नहीं मैंने तो ना शुगर के क्रिस्टल्स डाले थे, मुझे क्रिस्टल्स ही चाहिए। क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे, पाउडर मिलेगा शुगर, वाइट कलर का पाउडर, जिसको बूरा बोल देते हैं। सूखा मिलेगा भाई, सूखा मिलेगा, क्योंकि पानी तो एक एक पानी का जो मॉलिक्यूल है वो सारा का सारा चला जाएगा, यहाँ से सारा चला जाएगा, ठीक है। और फिर आपको ये चीज़, ठीक। तो ये है। अब बात करते हैं मिल्क की। तो मिल्क के तो बड़े एक्सपेरिमेंट सबने करके देखे होंगे घर में। दूध उबल रहा है, उसके अंदर एक नींबू डाल दो, तो मिल्क सॉलिड्स अलग, जिसको पनीर बोल देते हैं, ठीक है। और उसका जो लिक्विड पोर्शन है, वो लिक्विड पोर्शन अलग हो जाता है, उससे बालों को धोते हैं, लंबे घने सुनहरे बाल, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा। और जो मिल्क है, मिल्क का दूसरा भी एक्सपेरिमेंट एक और है कि उसमें अगर ऐसे ही रख दिया जाए, ऐसे ही अगर रख दिया जाए, तो जामुन सुना है ना, जामुन, दही है ना, तो या तो उसको खट्टा बनाने के लिए थोड़ा सा दही उसमें मिक्स कर देते हैं, उसको फेंट देते हैं, रख देते हैं, कि हिलाना मत उसको बस, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, वो बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि कर्ड बन गया। अभी उसको कर्ड को आपने क्या करा, उसको भी फेंटना शुरू करा कि नहीं लस्सी बनाऊंगा, है ना, और लस्सी बनानी शुरू करी। तो लस्सी बनाने में भी क्या होता है कि या तो हाथ से कर लो उसको, और या फिर चर्नर आते हैं उसके, चर्नर करोगे तो जो क्रीम है यानी कि मक्खन जो है, मक्खन ऊपर आ जाएगा, है ना, और छाछ बन जाएगी, मट्ठा, मट्ठा भी, वाह, ठीक। तो इससे क्या समझ में आता है कि भाई ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये बहुत सारी छोटी 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 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इम्प्योर सब्सटेंसेस जो हम पीते हैं, मिल्क अपवित्र है ना, शुद्ध नहीं है, तो इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा। सी वाटर सबको पता है, समंदर का पानी। कभी नहाने का मौका प्राप्त हुआ समुद्र के पानी में, नहा लेना, नहाने के बाद अपने बालों को झाड़ कर देखना, रेत ही रेत चढ़ेगा सर में से, ठीक है। तो रेत रेत होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, नमक भी होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो ये जो सी वाटर है, सी वाटर के अंदर रेत भी होता है। एक सब्सटेंस आपने सुना होगा, माइका, माइका, सन माइका, माइका सुना, टेबल के ऊपर जो लगा देते हैं, वो शीट चिपका देते हैं कारपेंटर, तो वो जो माइका होती है वो उसी से बनती है। तो सी वाटर जो है ये भी एक मिक्सचर है। एयर जैसे हम सुबह सुबह जाते हैं, तो सुबह सुबह निकलते हैं घरों के बाहर, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, शुद्ध वातावरण में जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेने जा रहे हैं, है ना। वो ऑक्सीजन शुद्ध तो मिलती नहीं है, कहीं कुछ वो सल्फर डाइऑक्साइड और मिलने लगती है। फिर कहते हैं मैं 2-3 दिन वॉक करने गया था, खांसी हो गई उसके बाद से, ठीक है।
क्योंकि हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं ना, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पर रात के टाइम में भी कई फैक्ट्रीज हैं जो चलती हैं, और उनका जो धुआं है वो प्रॉपरली इवेपोरेट नहीं हो पाता, क्योंकि उस टाइम एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, तो वो कंडेंस होकर मतलब ऊपर एटमॉस्फेयर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो ठंडक मिलती रहती है। तो जैसे जैसे वो धुआं ऊपर जाता है तो वो कंडेंस होकर अल्टीमेटली नीचे ही आता है, और फिर सुबह वो बाबा रामदेव वाले आसन करने जो निकलते हैं ना, ऑक्सीजन खींचने को, सल्फर डाइऑक्साइड खींच लेते हैं पूरा का पूरा। ये सब जगह नहीं होता, ये इस जगह की बात है जहाँ पर हम रह रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि ये मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया, उधर आगे बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया, तो उसका पूरा जो धुआं है वो सारा इधर ही इकट्ठा होता है। उसकी छुट्टियाँ भी पड़ती हैं सर्दियों में, पॉल्यूशन हॉलीडेज पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं। हाँ तब भी होता है, तो वो पॉल्यूशन हॉलीडेज नॉर्थ में ही होते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से होने शुरू, कुछ सालों से होने शुरू हुए, पहले नहीं होते थे। तो आप ये देखिएगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, खैर ये जितनी भी चीज़ें, जैसे एयर है ना, तो एयर के अंदर आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर लंग्स, वो भी होती है, मेजरली सुबह के टाइम होती है। और उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है। नाइट्रस ऑक्साइड जानते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड सुना ही नहीं किसी बच्चे ने क्या? बहुत कम क्वांटिटी में होती है। सुबह के टाइम आपको कोई आदमी रोता हुआ नहीं दिखाई देगा, लाफिंग गैस होती है। सुबह के टाइम पर आपको कोई आदमी रोता परेशान दिखाई नहीं देगा, कुछ ज़्यादा ही कुछ परेशानी है उसको, तब तो बात अलग है, लेकिन जनरली लोग खुश रहते हैं सुबह के टाइम। तो थोड़ी सी नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है सुबह के टाइम एटमॉस्फेयर, तो इंसान खुश रहता है, ठीक है, सुबह सुबह उठ रहा हूँ बड़ा खुश, ठीक है। हाँ, जब उसको उठाया जाता है ज़बरदस्ती धक्का मारकर, खास तौर पर वेकेशंस हैं अगर आपकी, और उठाया जाता है तब वो थोड़ा सा रोता है, लेकिन उठकर अगर वो बाहर जाता है तो फिर उसको खुशी ही होती है, अच्छा लगता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड भी थोड़ी बहुत एटमॉस्फेयर में होती है, ज़्यादा अगर हो जाए तो यहीं पर डाल दे तो आप सब लेट कर हंसोगे, ऐसी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये बिहार में हुआ था एक बार, बिहार में हुआ था, 4-5 बच्चों ने बदमाशी करी, उनको ये पता था, मतलब वो रात भर जागे कंबाइंड स्टडी करने, 12th के थे या पता नहीं 10th के थे, मैथ्स का पेपर है, कंबाइंड स्टडी के लिए जाग गए। अब ये हुआ कि तैयारी कुछ हुई नहीं, हाँ हाँ वो करते रहे, हंसी मजाक करते रहे, रात में साथ में बैठ कर पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं। अगले दिन पेपर देने पहुँच गए। अब वहाँ पर किसी बच्चे के दिमाग में खुराफात आई कि क्या करें, फेल हो जाएंगे, अच्छा हम फेल होएंगे तो बाकी कोई पास कैसे हो सकता है, कोई भी पास नहीं हो, सबको फेल करवा दूँगा। तो कोई बच्चे ने पहले से ही नाइट्रस ऑक्साइड जो लाफिंग गैस है वो ला रखी थी, पूरे सेंटर में जाके शीशी फोड़ दी बीच में उसकी, और जब शीशी फोड़ दी तो उसकी जो गैस है वो सारे में फैल गई। टीचर भी, बच्चे भी, सारे के सारे पागलों की तरह हंसने लगे पूरी तरह से, ठीक है। वो पूरा पेपर जो है वो पूरा पेपर ख़त्म हो गया। फिर मतलब जो एक्चुअली जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो पुलिस वाले भी ड्यूटी पर होते हैं, वो भी आ गए, है ना, ये क्या हो गया, चक्कर क्या है, वो पता चला उनको भी गैस चढ़ गई, वो भी हंसने लगे, है ना। तो वो भी हंस रहे हैं, वो भी बच्चे लेट के हंस रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देख के हंस रहे हैं, सबका बुरा हाल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब पता चला ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक खबर पहुँची तो पता भी चल गया किस बच्चे ने गड़बड़ करी थी, किस लैब से नाइट्रस ऑक्साइड चोरी हुई, वो भी पता चल गया। खैर माइनर था तो उसको कुछ सजा वजह तो हुई नहीं, और पेपर कैंसिल हो गया, पेपर दोबारा हुआ था। फिर उसमें ऐसा होता क्या है, वो ना हमारा जो बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं ना, हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, खास तौर पर इधर होता है सर के पीछे एंडोक्राइन ग्लैंड, जिक्र करा था शायद पहले कभी। वो एंडोक्राइन ग्लैंड को वो एक्टिवेट करता है, और क्या करता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी इमोशंस से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि फिल्म में कोई ऐसा सीन हमने देख लिया तो मतलब किसी की डेथ हो गई तो हमें रोना आ गया एकदम, ठीक है। हमारा पसंदीदा हीरो था, उसकी गोली लग गई तो हमारी आंखों से आंसू आ गए, ठीक। तो ये जो हमारे ग्लैंड्स हैं ना, वो ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है, और ग्लैंड्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्चुअली हंसने वाले ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, हंसना चाहिए। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, सी, वाटर, एयर एटसेट्रा, ये सारे के सारे इम्प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इनका सबका कोई फार्मूला नहीं होता। वाटर है ना, वाटर का फार्मूला है H2O, मिल्क का फार्मूला नहीं है, मिल्क का फार्मूला नहीं है, मिल्क को बस मिल्क ही बोल देते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्सड हैं, ठीक। इसी तरीके से जो सॉल्ट सॉल्यूशन है इसका भी कोई फार्मूला नहीं होता। तो एक चीज़ पहचानने की सबसे आसान ये है। अच्छा, और इसमें ना क्वेश्चन बनता किस तरीके से, जो हम शुरुआत वाला पोर्शन देख रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आपको ना बहुत सारे सब्सटेंसेस दे दिए होंगे,
और ये लिखा हुआ आता है कि आइडेंटिफाई द क्लासीफाई द सब्सटेंसेस एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो इसकी पूरी एक लिस्ट दे दूंगा मैं आपको, वो लिस्ट मैं आपको इसके नोट्स दूंगा, तो उसमें पूरी की पूरी लिस्ट होगी। उस लिस्ट में आपको वो सारे के सारे कंपाउंड्स जो हैं वो याद ही करना है। हमारा जो ब्लड होता है वो भी कंपाउंड नहीं होता, वो भी मिक्सचर होता है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। किसी के ब्लड में आयरन ज़्यादा है, किसी के ब्लड में कैल्शियम की कमी हो रखी है, ठीक है ना। तो क्या है कि वो मिक्सचर है। तो मिक्सचर जो है, मिक्सचर का प्रोपोर्शन कम या ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा नमक डाल दोगे पानी में, ज़्यादा नमकीन पानी बन जाएगा। कम डालोगे तो हल्का सा होगा, है ना। तो वही चीज़ है, मिक्सचर का कंपोजिशन चेंज करा जा सकता है, कंपाउंड फिक्स रहता है, ठीक। ये तो कभी सोचा नहीं मैंने कि हम भी प्योर सब्सटेंस है कि नहीं। हमारे अंदर भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, है ना। सर पर ह्यूमन बीइंग सब्सटेंस पढ़ना है। हाँ, हमारा तो क्लासिफिकेशन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में लिविंग थिंग। सर हम एम्ब्रियो ऑर्गेनिज्म में मैंने सुना ही नहीं ऐसा शब्द कभी दिमाग में ऐसी खुराफात आई नहीं, ठीक है। लॉफिंग गैस उसमें मिल जाती है ना, केमिस्ट्री लैब में मिलती है। असल में उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल H2SO4 मार्केट में खरीद नहीं सकते। अमेज़न पर मिलेगा? हाँ? अमेज़न पर अरे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, अब ये जाकर चेक करने वाला है मेरे को लॉफिंग गैस मिल जाए कैसे मिलेगा। इस पर तो फिल्म भी आई थी, ये लॉफिंग गैस वाले पर एक फिल्म भी आई थी। मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, अभी 6-7 साल पहले ही है। तो उसमें भी ये सीन इंक्लूड करा गया था कि बच्चे सारे हंस रहे हैं लेट लेट कर, पेपर छूट गया सबका, कोई पेपर उड़ा रहा है हवा में खुशी के मारे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। चलिए जी, आज इतना ही करते हैं, बाकी कल